जी, आपका कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मेरा आपके सामने संवाद करने का दिन है। जैसा कि पहले ही निर्धारित हुआ था, यानी समूह में मैंने भेजा था कि आज का मेरा विषय है जिजीविषा। जिजीविषा आप लोगों के लिए एकदम नया शब्द होगा। आप लोग बताइए, आप में से किसी ने ये शब्द पहले कभी सुना है? नहीं। नहीं सुना? आराध्या, आपने सुना है? वो मैं हमसे डाउट वाला कर रही थी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों के लिए नया शब्द है, अजीब सा है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्द ना आए आपके सामने, या बहुत ऐसी बातें ना हों जो तकनीकी किस्म की बातें हैं, जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े, बहुत जोर लगाना पड़े। एकदम सामान्य बातें हम लोग करेंगे, इसीलिए मैंने ऐसा विषय चुना जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी हो। अब शब्द तो सुनने में ऐसा लग रहा है जी जी विशा, कि पता नहीं इसमें क्या होगा, ऐसी क्या बातचीत आज होने वाली है। लेकिन हम देखेंगे कि जी जी विशा एक ऐसा शब्द है, एक जीवन शैली है जो हमारे व्यक्तित्व को बहुत निखारेगी, हमारे जीवन में बहुत सहायता करेगी। तो जी जी विशा शब्द को ही पहले समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। जी जी विशा का मतलब होता है जीने की इच्छा, जीने की कामना। अब एक तो होती है सामान्य कामना, यानी कोई व्यक्ति जीने की इच्छा करता है, और कोई व्यक्ति की तीव्र इच्छा होती है जीने की, वो मरना नहीं चाहता। तो जिजीविषा का एक सामान्य अर्थ क्या हो गया जो हम सबको समझ लेना चाहिए, वो है जीने की इच्छा। ठीक है, बस इतना सा सामान्य सा अर्थ है। लेकिन इस जिजीविषा में, इस जीने की इच्छा में बहुत गहरी बातें छिपी हुई हैं। आप एक छोटी सी चींटी को देखेंगे तो वो भी जीने की इच्छा करती है। एक छोटे से छोटा कीट हो, कोई कीट पतंगा हो, कोई भी प्राणी हो, इस संसार के किसी भी प्राणी को देख लीजिए, जब हम उसको मारना चाहते हैं, जब हम उसको परेशान करना चाहते हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए प्रयास करता है। यानी उसके भीतर भी जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है। तो बाकी प्राणियों में भी होती है और हम सब मनुष्यों में भी होती है। हम सब भी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या वो भी जीने की इच्छा करते हैं, या फिर वो मरना ही चाहते हैं वास्तव में। जबकि जब जिजीविषा शब्द की बात की जाती है तो ये तात्पर्य निकाला जाता है कि जीने की इच्छा सब प्राणियों की होती है, सबकी, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे मनुष्यों के अलावा बाकी सब स्पीसीज हों, सबकी जीने की इच्छा होती है। तो ये मरने वाले लोग जो हैं, जो आत्महत्या कर लेते हैं, क्या इनकी जीने की इच्छा नहीं होती, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, जिजीविषा खत्म हो जाती है? तो इस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को आज की बातचीत शुरू करने के लिए एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत रोचक कहानी है, शायद आपने सुनी होगी। यदि नहीं सुनी होगी तो आपको समझ में आएगी, और सुन रखी होगी तो वो रिमाइंड हो जाएगी। एक एक बार की बात है, लगभग 2011 की बात है। अप्रैल का महीना था। एक महिला हैं अभी भी वर्तमान में, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। तो वो लखनऊ से ट्रेन में बैठी, दिल्ली जाने वाली थी। फिर से समझेंगे, अप्रैल 2011 की बात है, लखनऊ से दिल्ली के लिए वो एक ट्रेन में बैठी। जैसे वो कुछ दूर गई होंगी, ये तो मुझे ध्यान नहीं कि कहाँ जाकर उनके साथ ये दुर्घटना हुई, लेकिन रास्ते में, जैसे ट्रेन में कई बार कुछ चोर किस्म के लोग आ जाते हैं, डकैत किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने आकर उनको छेड़छाड़ की, उनको परेशान करना शुरू किया। उनके पास जो धन था, उनके पास जो भी संपत्ति थी, उसको छीनने की, झपटने की कोशिश की। और जैसा एक सामान्य व्यक्ति का व्यवहार होता है, वो विरोध करता है, विरोध किया उन्होंने। लेकिन विरोध करने की प्रक्रिया में उन लोगों को गुस्सा आया। उन लोगों ने अरुणिमा सिन्हा को उठा करके ट्रेन से बाहर ही फेंक दिया, खिड़की से। अब सोचिए, चलती हुई ट्रेन में से किसी महिला को कोई व्यक्ति बाहर उठा के फेंक दे, कितनी बुरी हालत होने वाली है। एक तो चोट वैसे ही लगेगी भयंकर, दूसरा एक बड़ी बात ये होगी कि वो दूसरे ट्रैक पे जा गिरी, और उस पर से एक ट्रेन गुजरी और उनका बायां पैर कट गया, दायां पैर भी घायल हो गया, और भी वो घायल हुई बहुत बुरी तरह से। आप सोच के देखिए कितनी भयानक हालत एक स्त्री की हुई होगी। अपने साथ सोच के देखिए कि हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो क्या हालत हमारी होने वाली है।
तो वो पड़ी रहीं वहाँ, पहले तो बेहोश पड़ी रहीं, फिर होश आया उनको। होश आने के बाद में वो बैठी रहीं, आसपास में कोई नहीं था। वो बताती हैं कि वहां से लगभग 49 ट्रेनें उनके आसपास से गुजर गई, कोई देख ही नहीं पाया उनको। फिर बहुत बाद में जा कर के आसपास के ग्रामीण लोगों ने उनको देखा, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ उनका थोड़ा बहुत उपचार हुआ, लेकिन फिर वहाँ से दिल्ली एम्स के लिए रेफर किया गया। है ना, बड़ा अस्पताल है दिल्ली में, राष्ट्रीय स्तर का है। एम्स में भर्ती कराने के बाद में उनका वहाँ पे उपचार चला। अब आप यकीन नहीं करेंगे, आगे की चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं, बहुत रोचक हैं, और हम सब लोगों को जाननी चाहिए। मात्र 4 महीने में वो ठीक हो गई, 4 महीने में एकदम ठीक। उनके कोई जीजाजी थे रिलेटिव में, उन्होंने उनको बहुत प्रेरित किया, उनका उत्साह बढ़ाया और उनको प्रेरणा की कि आपको ऐसे पड़े नहीं रहना है, आपको फिर से खड़े होना है, आपके भीतर जिजीविषा होनी चाहिए, जीने की इच्छा होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर पता है क्या किया, उसके बाद उन्होंने चलना शुरू किया, धीरे धीरे ठीक हो गई, चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। नकली पैर लगा उनको, और दूसरे बायां पैर जो कट गया था वहां नकली पैर लगा, दायां पैर जो था वहां पे रॉड डली थी। और मात्र उन्होंने 2 साल के भीतर, आप यकीन नहीं करेंगे, केवल 2 साल के भीतर उन्होंने माउंट एवरेस्ट, अपने आप में एक दुनिया की शायद सबसे बड़ी चोटी है, या वो ऊपर नीचे होता रहता है मामला, तो माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की थी, यानी ऊपर जाकर तिरंगा फहराया था। जहाँ सामान्य लोग जाने से घबराते हैं, परेशान होते हैं, आसानी से मतलब वो स्वीकार भी नहीं करते कि हम माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे, वहाँ एक ऐसी दिव्यांग महिला जिसका एक पैर कटा हुआ है, नकली पैर चढ़ा हुआ है, दूसरे पैर में रॉड है, और 2 साल ही पहले ही एक्सीडेंट हुआ है, भयानक एक्सीडेंट, उसके बाद भी वो एवरेस्ट पर उन्होंने फतेह की, चढ़ाई की। बड़ी बात है ना। और केवल यही नहीं रुकी कि केवल उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपने आप को ये सोच लिया कि मैंने बहुत महान काम कर लिया, अब तो जो कुछ करना था वो कर लिया। इसके बाद वो ऐसा रिकॉर्ड है उनका कि लगभग 5 या 7 दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियां हैं, बड़ी विश्व प्रसिद्ध चोटियां हैं, उन 5 या 7 चोटियों की भी उन्होंने चढ़ाई की, वहां पर जाकर भी हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारा जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको फहराया। बहुत बहुत बड़ी बात है। ये कहानी मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई अरुणिमा सिन्हा जी की, क्योंकि उनके भीतर ऐसी जिजीविषा थी, जीने की इच्छा थी, कि जिस स्टेज पर जाकर के, जिस दुर्घटना के होने से एक सामान्य व्यक्ति अपना जीवन छोड़ देता है, ये सोच लेता है कि अब तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा, अब तो मर गया, तो अब कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। सोचिए, पास में से इतनी ट्रेनें गुजर गई, पैर के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, इतना भयानक एक्सीडेंट, चलती हुई ट्रेन से फेंक देना। हमारे जैसा व्यक्ति, सामान्य स्तर का व्यक्ति यदि गिर जाए कहीं, सामान्य रूप से हम साइकिल से गिर जाएं, बाइक से गिर जाएं, गाड़ी से गिर जाएं, 10-20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई गाड़ी जा रही हो, हम उसमें से गिर जाएं, तो सोचिए क्या हालत होगी हमारी। हम सोच लेंगे कि अब तो गए, जीवन तो गया, अब तो मरेंगे। लेकिन इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी उस महिला की जिजीविषा देखिए, जीने की तीव्र इच्छा देखिए, कि कुछ भी हो जाए मरूंगी नहीं, मरना नहीं है मुझको, मुझको जीना है, कुछ विशेष करना है, कुछ बड़ा करना है। ये जिजीविषा आती कहाँ से है, कैसे उत्पन्न होती है? तो मैं एक सामान्य सी बात बताता हूँ, कि ये जीने की इच्छा मुख्य रूप से हमारे मन के भीतर होती है। मन की शक्ति जितनी अधिक होगी, जिस व्यक्ति का मन जितना मजबूत होगा, उसकी जिजीविषा उतनी ही प्रबल होगी, मजबूत होगी, दृढ़ होगी, सशक्त होगी। जिसका मन जितना कमजोर होगा, जिजीविषा उतनी ही कम होती है। हम लोग देखते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कहावत खूब सुनी जाती है। मन कमजोर पड़ जाए तो व्यक्ति हार जाता है, बड़ी जल्दी हार मान लेता है। और मन यदि मजबूत हो, ताकतवर हो, मन के भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मन प्रसन्न रहता हो, तो व्यक्ति कैसा रहता है, एकदम जीतने के लिए आतुर रहता है, हमेशा ऐसी स्थिति में रहता है कि अरे अब तो कुछ भी कर लेंगे, इस काम को करने से पहले तो हम अपना जीवन नहीं छोड़ने वाले, हम नहीं मरने वाले, कुछ भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में मिल जाएंगे। हमारे क्रांतिकारियों के उदाहरण हैं, अंग्रेजों ने पकड़ लिया उनको, मुगलों ने पकड़ लिया, उन क्रांतिकारियों ने अपने शरीर को तब तक नहीं छोड़ा, यानी अपने आप को तब तक खत्म नहीं किया,
जब तक उन्हें ये लगा कि अभी तो जीना है देश के लिए, अभी तो खूब हमको पुरुषार्थ करना है राष्ट्र के लिए, वो सब काम करने हैं जिससे हमारा देश स्वतंत्र हो सके। ऐसे खूब उदाहरण मिलेंगे। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ महाराणा सांगा जी का। महाराणा सांगा का नाम सुना है आप लोगों ने? आराध्या ने तो सुना है, किसी और ने सुना है महाराणा सांगा जी का नाम? बोलिए, सुना है? हाँ, नहीं सुना। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उनका दूसरा नाम महाराणा संग्राम सिंह भी था। महाराणा संग्राम मेवाड़ के रहने वाले थे, राजस्थान के। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत वीर, बहुत प्रतापी राजा थे, बड़े पराक्रमी थे। उनका एक अंतिम युद्ध बाबर से हुआ था। महाराणा संग्राम जी का यानी महाराणा सांगा जी का बाबर के साथ युद्ध हुआ। वो युद्ध बहुत भयानक था, बहुत बहुत भयानक। आप कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति, महाराणा सांगा नाम का व्यक्ति, उसकी एक आंख फूट गई है, यानी तीर लगा होगा आकर के, आंख बिल्कुल खत्म हो गई। आप कल्पना करके देखिए, हमारी आंख में एक मच्छर गिर जाए, हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत बुरी हालत हमारी हो जाती है। आंख में तीर लगा है, आंख फूट गई है, हाथ काट दिया गया है, एक हाथ कट गया है, एक पैर कट गया है, घोड़े पर हैं, शरीर में 80 घाव हैं, 80, 80। सोच के देखिए, 80 घाव हैं, थोड़े बहुत नहीं। हमको तो कहीं पैर में चोट लग जाए तो हम शायद स्कूल नहीं जाएंगे। हमको थोड़ा सा कुछ घायल हो जाए, हाथ में ब्लेड लग जाए, कुछ लग जाए, हम उस दिन सोचते हैं कि आज तो होमवर्क ही नहीं हो पाएगा हमारा। महाराणा सांगा के शरीर में 80 घाव हैं, उसके बाद भी युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, निरंतर लड़ रहे हैं। जितना कोशिश हो रही है मारने की, कि जब तक मैं अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा, जब तक इन शत्रुओं को मार ना दूं। हालांकि बाद में वीर गति को प्राप्त हुए, बलिदान हो गया उनका। लेकिन आप सोच के देखिए, वो व्यक्ति कितना वीर रहा होगा, उनकी उसकी जिजीविषा, जीने की इच्छा कितनी तीव्र रही होगी। और ये मन की शक्ति जितनी हमारी दृढ़ होती है, हम आसानी से अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बहुत ही बीभत्स घटना हो जाए, भयंकर घटना हो जाए, तो एक अलग बात है। फिर तो आत्मा शरीर से अलग हो ही जाएगा, फिर तो मृत्यु हो ही जाएगी, मौत होनी है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, अब कुछ जीवन में ज्यादा बचा नहीं, कोई लक्ष्य उतने प्राप्त करने के लिए बचे नहीं, जीवन देख लिया बहुत बड़ा, तो अब जीने की इच्छा कम हो जाती है, ऐसा हो सकता है। यानी जिजीविषा कम होती चली जाती है एक समय के बाद। या कोई व्यक्ति जीवन से हताश हो गया, निराश हो गया, परेशान है, बड़ा बेचैन है, दुखी है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, तो एक समय के बाद ऐसा लगता है कि अब जीने की इच्छा वैसी रही नहीं, यानी जिजीविषा कम हो जाती है। लेकिन हम देखेंगे कि जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं ना, वो लोग भी, उनके भीतर भी जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है, मरना तो वो भी नहीं चाहते। कहने को सामान्य रूप से हम कह देते हैं कि भाई वो मरना चाहता था, मर गया, उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन नहीं, वो वास्तव में मरना नहीं चाहता था, वो तो उस दुख से छूटना चाहता था, जो दुख उसको बहुत परेशान कर रहा था, जिस वजह से वो बहुत तनाव में था, जिस वजह से वो बहुत परेशान था लंबे समय से। इसलिए व्यक्ति आत्महत्या करता, नहीं तो जीने की इच्छा तो उसकी भी होती है। तो जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, भले ही एक चींटी हो, छोटा सा कीड़ा हो, कोई भी पक्षी हो, पशु हो, हर प्राणी जीने की इच्छा रखता है, जीना चाहता है। तो ये बातें आज मैं आप लोगों के सामने क्यों कर रहा हूँ? अभी भी आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि आज ये बात क्यों उठाई है। दरअसल बात आप लोगों के जीवन से संबंधित ही है। ये जो मैंने दो उदाहरण आपके सामने रखे, अरुणिमा सिन्हा जी का, महाराणा सांगा जी का, तो वैसे ही उदाहरण हमारे आसपास के जीवन में खूब मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने अपने जीवन को बचाया है, अपने आप को संवार के रखा, सजा के रखा, अपने भीतर की जिजीविषा को, जीने की इच्छा को इतना मजबूत रखा कि आसानी से शरीर नहीं छोड़ा अपना, बड़े काम करके गए, उन्होंने बड़े लक्ष्य प्राप्त किए। लेकिन ऐसे लोगों के उदाहरण भी मिलेंगे जिनकी जिजीविषा बहुत कमजोर थी, बहुत न्यून स्तर की थी, कमजोर थे वो लोग, मन से कमजोर या बाकी परिस्थितियों से कमजोर। कोई उनको ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं मिला बाहर से या भीतर से, जिससे कि वो अपना जीवन बचा पाते, अपने आप को और लंबा जी पाते, कहीं और मेहनत करते। कैसे? एक उदाहरण से बात को समझते हैं। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूँ। एक हमारे देश में एक संस्था है, भारत सरकार के अंतर्गत वो काम करती है, उसका नाम है एनसीआरबी। एनसीआरबी आप लोग सर्च कीजिएगा बाद में,
इसकी फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। यानी देश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं होती हैं उन सब का रिकॉर्ड रखने वाली ये संस्था है। कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे, किनका मर्डर हुआ, कितनी सुसाइड हुई, किस राज्य में कितने लोगों ने की, परसेंटेज निकालना, ये सब रिकॉर्ड उसके पास होते हैं, उस संस्था के पास। उसका नाम है एनसीआरबी। तो 2013 में, अब मतलब बहुत पुराना आंकड़ा है उसका, नहीं क्षमा कीजिए 2023 में, ज़्यादा पुराना आंकड़ा नहीं है, यानी हाल ही का नहीं है, 2 साल पहले का आंकड़ा उसने जारी किया। उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो पब्लिक है वो रिपोर्ट भी उसकी। उसने बताया कि 2023 में एक साल में देश में जितनी आत्महत्याएं हुई उनमें से लगभग 8% यानी 8% आत्महत्याएं तो केवल विद्यार्थियों ने की हैं। यानी मान लीजिए देश में 100 लोगों ने आत्महत्या की पूरे देश में से, जिसमें बड़े थे, बूढ़े थे, स्त्रियां थीं, काम करने वाले लोग थे या कर्मचारी लोग थे, ऑफिस में काम करते थे अपना, या बिजनेसमैन थे, ऑफिसर्स थे, स्टूडेंट्स थे, 100 लोगों ने उनमें आत्महत्या की पूरे देश में से। तो उनमें से 8 तो विद्यार्थी ही थे जिन्होंने पढ़ाई के दबाव में, करियर के दबाव में, घर वालों के दबाव में वो बेचारे झेल नहीं पाए और आत्महत्या कर ली। ये बहुत खतरनाक आंकड़ा है। यानी देश में 8% विद्यार्थी केवल आत्महत्या करके मर गए। और ये बात तो परसेंटेज में मैंने आपको बताई है। अब मैं इसको आपको संख्या में बताता हूँ। 2023 में 13,892 लोगों ने, 13,892, मोटा मोटा हम मान के चलें 14,000 लोगों ने केवल 2023 में आत्महत्या की। और ये 13,000 कौन है? विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आपके और हमारे जैसे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बाकी हैं, ये केवल विद्यार्थियों की बात है। 13,892 लोगों ने आत्महत्या की है केवल 2023 में, एक साल में। फिर से बोल रहा हूँ, केवल एक साल का आंकड़ा है ये। 2024 में भी लगभग इतने लोग मरे होंगे और 2025 अब खत्म हो जाएगा तो इसमें भी इतने ही लोगों ने आत्महत्या की होगी। आप सोच रहे हैं, और मैं केवल विद्यार्थियों की बात बता रहा हूँ। अगर सारे लोगों की आत्महत्या का आंकड़ा निकालें तो इतने लोग मरे हैं लाखों में। वो आंकड़ा 1 लाख से ऊपर का है। यानी एक साल में 1 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं हमारे देश में। और ये रिकॉर्ड कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि झूठा है, ऊपर ऊपर का है। एक संस्था जो बहुत जिम्मेदार संस्था है, एनसीआरबी, उसका अपना एक रिपोर्ट है जो सार्वजनिक है, पब्लिक है, इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप देखिएगा। तो 13,800 लोगों की आत्महत्या करना, विद्यार्थियों का आत्महत्या करना बहुत चिंता का विषय है बच्चों। ये जितने बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, ये कौन लोग हैं? जो पढ़ने गए हैं, पढ़ रहे हैं, करियर बना रहे हैं अपना, कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन है, एसएससी के लिए तैयारियां हैं, सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, वकील जज बनना चाहते हैं, नहीं बन पाए किसी कारण से। जैसे मान लीजिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, या सिलेक्शन नहीं हो पाया, कई और कारण आ गए, आर्थिक कारण हैं, यानी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी घर की, नहीं पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। तो घर वालों का एक डर रहता है कि घर कैसे वापस जाएंगे, घर जाएंगे तो फिर घर वाले डांटेंगे और बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, रिश्तेदारों का सुनना पड़ेगा, अपमान होगा। इतना व्यक्ति इतना भीतर से बुरी तरह भर जाता है, इतनी खराब हालत उसकी अंदर से होती है, धैर्य जवाब देने लगता है, कमजोर हो जाता है कि कैसे उन लोगों का सामना करेंगे, घर वालों का कैसे सामना करेंगे। घर वालों ने लाखों करोड़ों रुपए हमारे पीछे खर्च कर दिए और हम उनको रिजल्ट नहीं दे पाए, हम उनको करियर नहीं दे पाए अपना, हम उनको अपनी सक्सेस नहीं दिखा पाए कि हम सक्सेस हैं, सक्सेसफुल हैं। और इस दबाव में आकर के उन लोगों ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। हमारे देश में कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े शहर, जहाँ ये आत्महत्याएं हर दिन होती हैं, लगभग हर दिन होती हैं। राजस्थान का कोटा शहर है, आप लोगों ने सुना होगा। कोटा में लोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारियां करने जाते हैं, नीट की तैयारी करने जाते हैं, यूपीएससी या बड़ी तैयारियां और भी, आईआईटी के लिए तैयारी करने जाते हैं। अब वहाँ तैयारी करते करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बड़ी मोटी रकम जाती है, बहुत पैसे लगते हैं, लाखों लाखों रुपए तो फीस के जाते हैं, वहाँ रहने का एक अलग खर्चा है। तो सोचिए लाखों
की बात करोड़ों में चली जाती है। कई बार इतना खर्चा होता है उनका, उनके माता पिता का, सिलेक्शन हुआ नहीं, एज ओवर हो गई है, अब आगे तैयारी कर नहीं सकते हैं, घर वापस जा नहीं सकते, शर्म आती है, डर लगता है, कैसे सामना कर पाएंगे, घर वालों को क्या जवाब देंगे। और एक दिन पता है क्या करते हैं बच्चे, अपने ही कमरे में कई बार तो जहर खा करके, पंखे से लटक करके, कहीं नहर में कूद करके, ट्रेन के सामने आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। जी विशा, जीने की इच्छा इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी खत्म हो जैसी हो जाती है कि जीवन को आगे चला ही नहीं पाते। अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली, नहीं झेल पा रहे हैं उस सदमे को, नहीं झेल पा रहे हैं असफलता को। असफलता को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। सब लोग नहीं पचा पाते, सब लोग नहीं संभाल पाते अपने आप को। अरे जीने की इच्छा होनी चाहिए तब भी। कोई बात नहीं, एक परीक्षा नहीं निकली हम लोगों से, कोई बात नहीं। यदि हम उस परीक्षा को नहीं निकाल पाए, हम सफल नहीं हो पाए, हजारों ऑप्शन है, सैकड़ों ऑप्शन है, ढेरों ऑप्शन है हमारे सामने। कहीं तो करियर बनेगा, कहीं तो कुछ रास्ता निकलेगा जब हम जा करके कुछ बेहतर कर लेंगे। जब हमने किसी परीक्षा की तैयारी 2 3 4 5 8 7 साल की, तो एक एक्सपीरियंस तो हमें हुआ, हमने बहुत कुछ पढ़ा है। भले ही हम एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, एक अनुभव है हमारे पास, हम कहीं और किसी सेक्टर पे जाकर ट्राई करें, प्रयास करें, अपने आप को बेहतर करें और देखें कहाँ और बेहतर हो सकता है। लेकिन आत्महत्या कोई ऐसा अंतिम रास्ता थोड़ी कि अब कुछ बचा ही नहीं तो आत्महत्या ही कर लें, अब जीवन ही खत्म कर लें। क्या आत्महत्या करने से रास्ते साफ हो जाते हैं? क्या समाधान हो जाता है? क्या सब समस्याएं दूर हो जाती हैं? नहीं होती। तो बच्चों, आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आज की बात मैंने आपके सामने रखी, इसीलिए रखी क्योंकि अभी तो आप छोटे हैं, अभी तो आप 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में हैं। लेकिन जब आप 12th के बाद करियर चुनेंगे, आप कुछ तो फील्ड चुनेंगे कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये बनना है, मेरा ये गोल है, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और मान लीजिए आप उस लक्ष्य के लिए जब निकलेंगे, तो जरूरी नहीं है कि सफलता मिले, असफलता भी मिलेगी। जब असफलता मिलेगी तो उसको झेलना, अपनी जिजीविषा को बनाए रखना कि अरे कोई बात नहीं, भाड़ में जाए दुनियादारी, कोई क्या कहेगा, सहन कर लेंगे, देखेंगे। हमको जीना है, अपने लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है, इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जीना है। ऐसे थोड़ी जीवन खत्म कर लेंगे। हमारी जिजीविषा, हमारी जीने की इच्छा इतनी कमजोर थोड़ी है, कुछ भी हो जाए ऐसे जान नहीं देंगे, ऐसे अपने शरीर को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे आत्महत्या नहीं करेंगे जैसे इन लोगों ने कर ली। हम तो उन लोगों की तरह वीर बनेंगे, साहसी बनेंगे जैसे अरुणिमा सिन्हा जी थी। जीवन बिल्कुल खत्म जैसा ही तो हो गया था, कुछ बचा थोड़ा ही था, लेकिन फिर भी अपने आप को खड़ा किया और केवल 2 साल में, एक्सीडेंट के केवल 2 साल बाद उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर फतेह की, वहां जाके तिरंगा फहराया, दुनिया में नाम किया अपना। महाराणा सांगा, जिन्होंने इतनी बुरी हालत, शरीर पर 80 घाव हैं, शरीर लगभग पूरी तरह से खत्म जैसा ही हो गया है, फिर भी लड़ रहे हैं। ऐसा बनना है हमको, जीवन के अंतिम समय तक भी लड़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। असफलताएं तो आएंगी, फेलियर बहुत आएंगे, कोई बात नहीं, फिर से खड़े होंगे, कहीं और रास्ता निकालेंगे। मस्त होकर के जीवन जीना है, जी जीविशा बनाए रखनी है, जीने की इच्छा बनी रहनी चाहिए। मैं आपको बस अंतिम अपना एग्जाम्पल देकर के बात को खत्म करूंगा। मैं जो आप लोगों के सामने ये बात रख पा रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने असफलताएं भी बहुत देखी हैं, मैंने बहुत देखी थी। जिस समय मैं भी अपनी ग्रेजुएशन के बाद में कंपटीशन की तैयारी के लिए लगा था, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 14 15 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं, यूपीएससी है, एसएससी सीजीएल है, 14 15 अटेम्प्ट। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पढ़ाई में इतना शानदार होते हुए भी, अच्छा होते हुए भी, पढ़ाई में बहुत रुचि होते हुए भी, मैं एक भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। क्या क्या चीज़ें थी, कारण क्या रहे, वो मैं आप लोगों के सामने नहीं रख सकता। बहुत सारे कारण थे, फाइनेंशियल कंडीशन थी, या और भी बहुत कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं 14 15 बार असफल रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे, अगर जी विषय ना होती, जीने की इच्छा ना होती ना, तो मैं तो कई बार आत्महत्या कर चुका होता। हालांकि मजाक कर रहा हूँ, आत्महत्या तो एक बार ही होती है, फिर व्यक्ति दोबारा अटेम्प्ट दे ही नहीं पाएगा आत्महत्या के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 14 15 बार किसी परीक्षाओं में असफल हो रहा है,
इसका सीधा सा मतलब है कि जीने की इच्छा तो है। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि एक एग्जाम खराब चला गया, एक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, सीधा आत्महत्या कर ली, नहीं झेल पाते। मस्ती के साथ जीना है। अगर मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, नहीं वहां पर मेरा बैठ रहा था, यानी नहीं मैं उसके अनुरूप था, कहीं और ट्राई करेंगे, कहीं और देखेंगे, कुछ और रास्ते निकालेंगे। तो फिर आगे जा करके अपने स्वधर्म को पहचाना, अपनी रुचियों को देखा, मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ, अपनी जिज्ञासा को और मजबूत किया, जीने की इच्छा को और ताकतवर बनाया, मन की शक्ति को और बेहतर किया कि और जिएंगे और बढ़िया से, अपने लिए भी जिएंगे, दूसरों के लिए भी जिएंगे, बेहतरी से काम करेंगे। और वहां से बढ़ते बढ़ते आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ, कम से कम बात तो कर रहा हूँ। नहीं तो शायद अगर मैं वो दबाव ना झेल पाता करियर का, घर वालों का, कितने लोगों ने बहुत कुछ सुनाया मुझको, घर की ओर से भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली, गालियां मिली, ढेर सारी चीजें मिली, मुझको फेलियर कहा गया, मेरे साथ बहुत अभद्रता के व्यवहार भी हुए, लेकिन मैंने तो नहीं छोड़ा अपना शरीर, मैंने तो नहीं आत्महत्या की। नहीं तो कितने लोग नहीं झेल पाते उस दबाव को और शरीर को समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं अपनी महानता नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने बहुत महान काम किया है, मैं बस ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि मन की शक्ति को इतना मजबूत बनाइए बच्चों अभी से, कि जिससे कि जीवन में कभी ऐसे दबाव आए, ऐसा कुछ प्रेशर आए, सोसाइटी का प्रेशर आए, करियर का प्रेशर आए, घर वालों का प्रेशर हो, करियर का प्रेशर हो, आराम से लेना है उसको, दबाव में नहीं आना किसी के। जीवन सबसे पहले है, जीवन रहेगा तो परिवार है, तो समाज है, तो देश है, नहीं अगर जीवन ही नहीं रहा तो ये सब चीजें किस काम की हैं। अब एक चीज और, बस अंत में बस एक बात और कहूंगा, बात केवल करियर की नहीं है कि आप अपना गोल अचीव करने जा रहे हैं, अचीव नहीं हो पाया तो आपने आत्महत्या कर ली। वहां तो आपको अपने आप को संभालना ही है, बचाना है, जिजीविषा को मजबूत बना के रखना है। एक चीज और है, जब आप बड़े होंगे अभी और जब आप युवा होंगे, यंग होंगे, तो आप एक दूसरी दुनिया में भी कदम रखेंगे। और वो दुनिया कौन सी है? वो दुनिया है अट्रैक्शन की। अट्रैक्शन होगा ऑपोजिट जेंडर के प्रति, यानी यानी प्रेम हो सकता है किसी से, किसी के प्रति आकर्षण होगा आपका। सबसे ज्यादा तो अपने आप को वहां बचाना है। कितने लोग किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, रिलेशनशिप में जाने के बाद में अब वहाँ चीज़ें बहुत खराब होती हैं। हमेशा तो हम अपने उस साथी के प्रति वैसे नहीं रह पाते जैसा वो चाहता है, तो कितने लोग कई बार शादी के लिए दबाव बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ जा कर के। और वहाँ जाके भी बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, नहीं झेल पाते, इतना डिप्रेशन होता है, इतना तनाव होता है। वो जो रिलेशनशिप है ना उसमें बहुत सारे डिप्रेशन आते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। आगे आप लोग गृहस्थ में भी जाएंगे तब भी वहां जाके ये समस्याएं आने की संभावना है। यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां जा कर के किसी के दबाव में, किसी के कहने से, किसी ने निंदा की, गालियां दी, परेशान किया, और भी किसी प्रकार से दबाव बनाया, तो ध्यान रखें, अपनी जिजीविषा को कम नहीं होने देना, अपनी जीने की इच्छा को कभी मत खत्म करना। यानी जीवन को अंतिम समय तक जीना है, जब तक शरीर में अंतिम बूंद है तब तक भी पूरी मजबूती के साथ खड़े रहना है कि जिएंगे जिएंगे जिएंगे, अपने लिए जिएंगे, परिवार के लिए, इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है हम उतना करने का प्रयास करेंगे। तो बस मेरी आज की बातचीत इतनी इतनी ही है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। अब आप समीक्षा कर सकते हैं। पहले कौन समीक्षा करेंगे? शिवम आप कीजिए। आपने बहुत अच्छा बोला। जीजी रिक्शा के बारे में, मतलब जीने की इच्छा, आपने 2 उदाहरण भी देके बताया, महाराणा संगाराम और अरुणा का। मतलब मुझे इसमें कुछ डाउट नहीं लगा, जो भी बताया बहुत अच्छा बताया। बस। हाँ जी, ठीक है। आपका बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जब भी आप मेरी समीक्षा करें तो बेरहमी से समीक्षा करें। बेरहमी से समीक्षा करने का मतलब है कि आप मेरी कमियाँ बताएँ, मेरी कमजोरियाँ बताएँ जिस पर मैं काम कर सकूँ, जिससे कि मैं और बेहतर कर सकूँ। ठीक है? जी, वंशिका आप बोलिए अभी।
आपका आज का टॉपिक सच में बहुत बहुत ज्यादा बहुत अच्छा था। और आपने हमें जितनी भी बात बोली, मतलब कुछ भी समझाने की कोशिश करी, तो उसमें आपने हमें उदाहरण से समझाया, तो वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आया। और जैसे आपने वो अरुणा सिन्हा, क्या नाम है वो, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अरुणिमा सिन्हा, मैं लिख के बता दूंगा। जी, उनके बारे में बताया। उनसे भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि हमें कुछ भी, हम कितनी भी मुसीबत में हैं तो हमें अपने आप को संभाल लेना चाहिए। और आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, और जो भी आपने बात बोली मुझे सब अच्छी लगी। और मैं चाहती हूँ मैं ऐसा ना करूँ। जो आपने बोला है ना कि ज्यादा दबाव में नहीं आना, या सुसाइड, या जो भी है ये, मैं ऐसा नहीं करूँ। पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मैं ऐसा ना करूँ। और आपके बोलने का तरीका तो बहुत बहुत अच्छा है, और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। और एक बार याद है कि आराध्या ने मेरे को बोला था कि हम कुछ ऐसी चीजें बोले जो कहीं पे लिखी हो, किसी ने बोली भी हो। जैसे आपने भी हमें इतिहास के बारे में या पुराने लोगों के बारे में बताया, और ये भी बताया कि जो एनसीआर भी है उसमें 8% लोग, जो स्टूडेंट है उन्होंने आत्महत्या की है, ये लिखा है। ये आपने ये भी बताया, तो ये भी चीज मुझे अच्छी लगी। और बस यही। अच्छा जी, कमियां नहीं बताएंगे? नहीं, आपकी कोई कमी नहीं है। ऐसा तो नहीं है, होगी पर शायद आप न पकड़ पाए हो, वो एक अलग बात है। यह श्रद्धा में विश्वास, एक श्रद्धा होती है ना एक व्यक्ति के प्रति, तो फिर हमें कमजोरियां उसकी दिखती नहीं है। मेरी तरफ से तो कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला। कुछ भी मुझे कमी नहीं दिखी। चलिए ठीक है, फिर भी आप लोग ध्यान दिया कीजिए, यदि कोई भी कमजोरी दिखे, कहीं गलती दिखे तो तुरंत टोका कीजिए, यानी समीक्षा में बताया कीजिए। आशिया, आप बोलिए। जी, तो सबसे पहले आपके टॉपिक से शुरू करते। आपने जी विषा के बारे में बताया। तो जो आपने टॉपिक चूज किया वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मतलब हम आजकल देख सकते हैं समाज में कितने सारे लोग, अ, मतलब जीने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन फिर वो सोसाइटी के दबाव से या किन्हीं और कारणों से आत्महत्या कर देते हैं। तो ये टॉपिक आज के समय के लिए बहुत अच्छा था। फिर आपने एग्जाम्पल्स भी यूज किए थे, जैसे अरुणिमा सिन्हा जी का और महाराणा सांगा जी का। तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब एग्जाम्पल लेकर चलते तो हम कल्पना भी कर पाते हैं कि उनकी स्थिति कैसी रही होगी। तो उनके कंपैरिजन में तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है। फिर आपने जो जितने लोग हमारे देश में ही, आपने भारत का ही बताया था ना? हाँ जी, भारत का ही था वो। जी, तो मतलब भारत में ही इतने सारे लोग आत्महत्या करते हैं, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते पूरे विश्व में एक एक ही साल में कितने सारे लोग आत्महत्या करते हैं। तो ये जो टॉपिक था वो सिर्फ हमें ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया को समझ में आनी चाहिए, ताकि ये जो रेट है वो कम हो सके और सभी लोग अच्छे से जिए। फिर आपने एनसीईआरटी के बारे में बताया था। और जैसे आप हमें भी समझाते हैं कि अगर हम कोई भी बात रखते हैं तो उसका एक सपोर्ट होना चाहिए, मतलब एक प्रूफ होना चाहिए कि हम यहाँ से देख कर बोल रहे हैं। तो आपने उसके बारे में बताया। फिर आपने कुछ हमें बताया था कि जो सोसाइटी का होता, मतलब वो दबाव डालते हैं हमें, उनके बारे मतलब उनका ध्यान नहीं करना चाहिए, और अपने परिवार और अपने बारे में सोचकर जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और अगर फेलियर आता है हमारे जीवन में तो उसे सहन करने का भी बल होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। फिर आपने
हमारे जीवन से रिलेट करके लॉन्ग टर्म के बारे में बताया था कि हम आगे जाएंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज आएंगे, तो हमें हर चीज का सामना करना चाहिए। तो आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपने मुझे भी कोई कमी नहीं दिखी। धन्यवाद। चलिए ठीक है, यानी बेरहमी से आपने किया नहीं समीक्षा जो होनी चाहिए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका इतने अच्छे से समीक्षा करने के लिए। आराध्या आप बोलिए। जी, सबसे पहले अगर हम आपके टॉपिक को ही लें तो एकदम यूनिक टॉपिक, और यूनिक टॉपिक देखा जाए तो वो वर्ड से यूनिक है, क्योंकि जीने की इच्छा के बारे में तो सबको पता है, लेकिन आपने उसको कि उसको हम हट के कैसे प्रेजेंट करें, वो वाला जो तरीका होता है वो आपने संस्कृत से लिया। संस्कृत का ही वर्ड है ना जिजीविषा? हाँ जी, संस्कृत का है और वेदों में भी आता है। तभी आपने एकदम एकदम हटके से शब्द लिया कि अगर जैसे ही कोई इसको देखे, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं जिनका संस्कृत के मंत्रों से या संस्कृत से इतना लगाव नहीं है, या मेल जो नहीं सही से बैठ पाता, एकदम से वे लोग अट्रैक्ट हो जाए कि इस शब्द का क्या है। जब आपने इसको ग्रुप में डाला ना, मैंने देखा कि यार ये टॉपिक क्या है, इसको पहले सर्च करते हैं। मैंने वो सर्च किया, मैंने कहा ओह इतना कॉमन सा टॉपिक है। तो लेकिन इतना उससे यहाँ पे अपने इम्प्रेशन अच्छा डाल दिया कि हमने टॉपिक इतना यूनिक रखा कि लोग एकदम से उससे अट्रैक्ट हो गए, कि टॉपिक के नाम से ही अट्रैक्ट हो गए। तो आपने ये चीज रखी, ये भी बहुत अच्छा था। फिर आपने जीजी विषय को एक्सप्लेन किया, और वो अपने जब एक्सप्लेन करने चले ना आप, जैसे हमारे जब भी हम कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं हम तीनों में से, तो ऐसा होता है कि हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया ना अपना टॉपिक समझाना बताना इसके बारे में, तो ध्यान इधर से उधर गया ही नहीं, कि सुनते हैं अच्छा लग रहा है। तो आपका जो प्रेजेंट करने का तरीका था वो एकदम लाजवाब या गजब कह सकते हैं, एकदम बढ़िया। फिर आपने एक्सप्लेन करा कि जीने की कामना क्या है, फिर आपने कामना को भी एक्सप्लेन किया कि कौन सी कामना, क्योंकि लोगों के अंदर दो प्रकार की कामना होती है, एक जीने की कामना होती है और एक मरने की भी। तो कामना यहाँ पे किस से उससे रिलेट है, आपने वो भी एक्सप्लेन किया। फिर आपने चींटी का उदाहरण दिया कि वो भी छोटा प्राणी भी जीने की इच्छा रखता है, बस हम जैसे मनुष्य नहीं। आपने कहानी से भी समझाया। जब आपने वो कहानी बताई, उस कहानी से मेरे को एक और हमारे क्लास में चैप्टर था 7th क्लास में, सुधा चंद्रन जी का, अ, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सुधा चंद्रन जी थी, वे भरतनाट्यम डांसर होती है। जो भरतनाट्यम होता है वो क्लासिकल डांस करते थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी कि उनके पैरों में भी रोड लगी हुई थी, मतलब उनके पैर में फ्रैक्चर हो रखा था। 16 वर्ष की थी वे जब उनका पैर में ही ऐसी दुर्घटना घटी और वो फिर चल वल नहीं सकती थी। लेकिन तब भी उन्होंने अपनी इस चीज पर ओवरकम किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ। और इन्होंने भरतनाट्यम डांसर, ये मतलब भरतनाट्यम सीखना अपनी दुर्घटना के बाद चालू किया था कि अब मैं भरतनाट्यम सीखा करूंगी। और ये पैरों में रोड लगी हुई भरतनाट्यम डांस करती थी। और अगर आपने भरतनाट्यम डांस देखा हो या कहीं से सुना हो, तो उसमें एक स्टेप होता है अरमंडी। उस स्टेप में मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो पैर है, मतलब जो घुटने के नीचे का जो पैर होता है, वहां से हम अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से नीचे से थोड़ा बिठा सा देता है। और उस स्टेप में घुटने पर इतना गंदा, मतलब इतना दर्द वाला जो प्रभाव होता है वो पड़ता है। लेकिन तब भी उन्होंने एक ऐसा डांस सीखा कि घुटने को, मतलब जो नॉर्मल नॉर्मल इंसान जो करता है, जिनके पैर अच्छे होते हैं वे करता है तो उनके घुटने दुख जाते हैं, लेकिन उन्होंने पैरों में रोड लग रही थी तब भी किया। तो यहाँ पे मैंने भी अपनी कहानी बताई कि हमारी एक सुधा चंद्रन जी भी थी। फिर आपने महाराणा सांगा जी के बारे में बताया, ये भी हमारे 7th क्लास में चैप्टर था, मैंने वहां पढ़ा था। फिर आपने बताया कि 2023 में हमारी इतनी मृत्यु हो गई आत्महत्या से, और ये बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि 2011 की जनगणना में जब हुई थी, 2011 में जो प्रत्येक 21 वर्ष या 11 वर्ष में होती है,
11 वर्ष में होती है, उसमें बताया था कि जो मृत्यु दर है शायद लगभग 1 से 2% थी, मतलब इतनी नहीं थी। लेकिन अभी ये संख्या इतनी बढ़ चुकी है और हर दिन हर जगह से कहीं ना कहीं क्या इसने सुसाइड कर लिया, यहाँ पे सुसाइड हो गया। तो मतलब लोग खोते जा रहे हैं अपनी जीने की इच्छा। पर मेरे को ये सब जब भी मैं सुनती हूँ, ये मेरे एक बार स्कूल में हुआ था। मैं आपको एक बार स्कूल में बताऊंगी। मेरी एक सीनियर थी, वे इस साल 12th में आती, पिछले साल की बात है, उन्होंने पिछले साल ही सुसाइड किया। उनका सुसाइड करने का रीजन था कि वो अपनी फैमिली से परेशान थी। उन्होंने उस दिन उनके घर पे मतलब जो बच्चे हैं वहाँ के बताते हैं कि उस दिन कपड़े सुखाने के बहाने से वो छत पे गई और छत से कूद गई। और रीजन समझ में आया तो कि वो अपनी फैमिली से परेशान थी। तो एक स्टूडेंट भी, जो उनकी उम्र होगी 17 या 16 साल, वे भी जीने की इच्छा हो चुके हैं, तो हमारी यूथ कैसी हो चुकी है। तो अगर ये विषय पूरे और भी, जैसे हम बस 3 या 4 लोगों के बीच में ना रहे और सब बच्चे भी जाने इसके बारे में, तो बहुत सही रहेगा। तो आचार्य जी, मैं आपसे एक वो करूंगी रिक्वेस्ट कि आप ये जो जीजी विषा के बारे में, जो आपका मेन चैनल है ना, जिस पे आप योग दर्शन की कक्षा भी डालते हैं, जी मैंने उस चैनल पे अपनी क्लास के 2-3 बच्चों को कनेक्ट कर रखा जी है। वे हम सब मतलब उस दिन कभी कभी क्लास ले लेते हैं जब हमें टाइम मिलता है। तो आप उस पर भी एक बार डाल दीजिएगा। फिर हम जो हमारा ग्रुप है हम उसमें भी डाल देंगे कि हमें ये वाले सब्जेक्ट सीखना चाहिए और इसके बारे में पढ़ना चाहिए। हम्म, तो फिर वे भी जान सकते हैं चलिए ठीक है और वे भी किसी को बताएंगे। जी और फिर आपने बताया अ, कि जो अब मैं मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जब आपने ये वाली संख्या बताई तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, और जब आप पढ़ाई का बता रहे थे कि जो बच्चे लोग होते हैं पढ़ाई के प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं, तो एकदम से मेरे दिमाग में कोटा ही आ गया कि वहां पे बहुत ज्यादा सुसाइड देखने को मिलता है। बच्चे थक जाते हैं पढ़ पढ़ के, दुनिया से थक जाते हैं। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि दुनिया से थक जाता है तो वो सुसाइड ही कर लेता है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी। हमने पढ़ाई से ओवरकम करने का आपने तरीका बताया कि अगर कोई पढ़ाई के लिए फोर्स कर रहा है और आप उसको नहीं कर पा रहे, तो बात पे ध्यान मत दीजिए, जो करना चाहते हैं वो कीजिए। बट अगर फैमिली का बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो कि जी वो ही हर्ट कर रहा हो, हम्म, और स्कूल से भी कुछ ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा हो कि मतलब जैसे किसी किसी बच्चों को वो कुछ ज्यादा ही वैसा ट्रीट कर देते हैं, मिसट्रीट सा, जी तो उसके लिए क्या करें? क्योंकि मैंने एक बच्चे को देखा मेरी क्लास में ही है, उसको मतलब लगभग सारे ही टीचर आके बहुत अजीब सा ही ट्रीट करते हैं। हम्म, वो बहुत बार तो इग्नोर कर देता है, पर अब उससे इग्नोर नहीं करा जाता, वो अब स्कूल ही नहीं आता। लड़का है वो। हम्म, अच्छा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ जी। हम्म, देखिए, आपके सामने भी ये स्थिति आ सकती है। आप लोग जो है ना, आप ये ना सोचे कि घर वाले अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो जीवन भर ऐसा ही रहेगा। हमारे घर वाले हमारा भला चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन कई बार उनकी भी हमसे अपेक्षाएं बहुत 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 ज़्यादा होती चली जाती हैं। वो भी चाहते हैं कि हम सफल हों, और कई बार वो सफलता अपने तरीके से चाहते हैं, यानी उनके अनुसार हमारी सफलता हो। टीचर्स भी कई बार ऐसा करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट ये बन जाएं, ये इस जगह जाके सफल हों, इस वाले प्रोफेशन में जा कर के चले जाएं। बहुत होता है ऐसा, कितने माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, वकील ही बने, और इस तरीके से वो प्रेशर करना शुरू करते हैं। उसी तरीके की बात करेंगे, उसी तरीके के सपने दिखाएंगे, उसी तरीके का सारा कुछ कंटेंट ला के उनके सामने रखेंगे। ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि उनका बच्चा उस ओर चला जाए। कभी बच्चे से ये भी नहीं पूछेंगे कि आप बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, इस ओर ध्यान भी नहीं जाता। या कई बार पूछ भी लेते हैं तो भी अपनी बातों को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि अपने मन की करवाना चाहते हैं। ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? माता पिता से या अपने टीचर्स से बड़े प्यार से बात करें। किसी सपोर्टिव व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो हमारे माता पिता को समझा सके, उसको भी साथ ले लें। बात करें माता पिता से, टीचर्स से बात करें कि मम्मी पापा, मैं ये करना चाहता हूँ, आपके दबाव में आकर के या आपके कहने से, आपका कहना मान के मैं ये कर तो लूंगा, और मेरे भीतर इतनी क्षमता भी है कि मैं कर लूंगी,
मैं बन भी जाऊंगी डॉक्टर इंजीनियर आपके कहने से, लेकिन मुझे नहीं बनना। मैं अगर उस प्रोफेशन में जाके आगे खुश ही ना रह पाऊँ, मैं उसमें कुछ बेहतर ही ना कर पाऊँ, उसमें कुछ क्रिएटिव काम कर ही ना पाऊँ, तो ऐसी सफलता का क्या फ़ायदा? मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगी या कमा लूंगा, लेकिन ऐसी सफलता से बताइए आपको क्या खुशी मिलेगी जब आपका बच्चा ही खुश ना रह पाए। मैं अपनी मर्जी से ये करना चाहती हूँ, मुझे तो ये बनना है, भले मुझे भरतनाट्यम ही सीखना है, मेरी यदि उसमें रुचि है, मेरी पेंटिंग में रुचि है, मुझे तो कलाकार चित्रकार बनना है, तो उनको अपना बताएं समझाएं कि देखो इसमें भी बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे करियर ऑप्शन आगे खुलते हैं। स्पोर्ट्स में जाने का मतलब केवल ये नहीं होता कि दिन भर गली में लेके हम बल्ला लेके घूम रहे हैं या बैडमिंटन लेके घूम रहे हैं। उसमें भी आगे बड़े बड़े करियर ऑप्शन हैं जहाँ लोगों ने झंडे गाड़े हैं, जहाँ लोगों ने बहुत बेहतर करियर बनाया है, तो उनको आंकड़ों से समझाएं, उनको उदाहरणों से समझाएं, उनको बताएं कि इसमें भी आगे बहुत सारे स्कोप हैं। तो जैसे जैसे आप बताएंगे वो समझेंगे भी। लेकिन यहाँ भी सबसे पहला अपने ऊपर है कि पहले हमको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। आराध्य, जैसे आपने उस लड़के के बारे में बताया, शुरू शुरू में तो आत्मविश्वास होता है लेकिन डगमगाने लगता है धीरे धीरे जब बार बार वो बातें सामने से आती हैं। तो मैंने अभी बताया ना, किसी सपोर्टिव व्यक्ति को साथ लें जो हमारा साथ दे सके, ऐसे में टीचर्स को समझा सके, हमारे माता पिता को समझाए, हमारे रिलेटिव्स को समझाए कि क्यों इतना दबाव बनाते हो भाई, क्या केवल जो आप चाहते हैं वो ही मैं करूं, यही तो एकमात्र ऑप्शन है नहीं, और आपके कहने से मैं बनूंगा भी नहीं। शुरू में प्यार से बात करें, शुरू में तरीके से बात करें, उदाहरणों से बात करें, तथ्यों से, आंकड़ों से, फैक्ट से बात करें, तो वो आपकी बात हो सकता है मान लेंगे। ये सबसे पहला तरीका मैं मानता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका है बात करने का किसी से भी। ना माने, धीरे धीरे कठोर होने लगे। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल कठोर हो जाएं अपने करियर के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। गलत रास्तों के लिए कठोर नहीं होना। देखिए, मैं ध्यान से बात समझेंगे। कई बार लड़के लड़कियां आजकल के जो हैं, जो जेनजी टाइप के हैं, वो गलत रास्तों के लिए कठोर होने लगते हैं, माता पिता का विरोध करते हैं। लेकिन रास्ता आपका अच्छा होना चाहिए, धर्म पूर्वक हो, देश के हित में, परिवार के हित में हो, तो उसके लिए बिल्कुल कठोर हो जाइए घर वालों के प्रति। बिल्कुल कठोरता से, निर्दयता से आप अपने करियर के लिए उनसे बात करें। टीचर्स यदि बोल रहे हैं तो फिर इग्नोर कीजिए, एकदम हटाइए कि भाड़ में जाए, मुझे तो ये करना है तो करना है, कोई भी हो फिर सामने। मैं तो कहता हूँ कोई भी हो, माता पिता भी क्यों ना हो। जबकि मैं पहला रास्ता बता चुका हूँ कि पहले तो बात ही करनी है माता पिता से, टीचर से, सम्मान पूर्वक अच्छे से समझाना है। जब ना माने तो बिल्कुल समझौता नहीं करना, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, समझौता नहीं करना है। अगर उनकी पसंद में चले गए और अपनी पसंद छोड़ दी, अपने जो आपका स्वधर्म है, आपकी रुचि है, आपकी कैपेबिलिटी है जिस चीज में, वो छोड़ दी, जीवन भर खुश नहीं रह पाएंगे आप। जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, पैसा बहुत कमा लेंगे, संसार की नज़रों में बहुत आप तरक्की वाले बन जाएंगे, सफल व्यक्ति दिखने लगेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को मैंने आत्महत्या करते देखा है जो बहुत बड़े पद पे थे, बहुत बड़े प्रोफेशन में थे। कितने आईएएस ऑफिसर आत्महत्या करके मर गए। जनता की नज़रों में, संसार की नज़रों में तो सफल व्यक्ति थे, लेकिन भीतर से खुश नहीं थे उस प्रोफेशन में, गलती से आ गए थे, दबाव में आ गए थे। एक रसूख का दबाव था कि एक वहाँ पे जाके एक स्टेटस मिलेगा, नाम होगा, एक आप जिले के जिलाधीश बनेंगे, जिलाधिकारी बनेंगे, डीएम कहलाएंगे आप, एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आपका नाम होगा, आपको गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, आपके पास पावर होगी। बन गए आईएएस ऑफिसर, इतनी क्षमताएं भी थी कि बन गए, लेकिन रुचि ही नहीं थी उस फील्ड के लिए, स्वधर्म वैसा था ही नहीं। तो घर वालों के दबाव में, सोसाइटी के प्रेशर में उधर चले गए, और जब नहीं झेल पाए, वहाँ कुछ नहीं कर पाए बेहतर, दिन रात घुटते रहे। एक दिन जब वो सब नहीं झेल पाए तो आत्महत्या कर ली। इतनी जिजीविषा कमजोर हो जाती है। तो जिस लड़के का आप एग्जाम्पल बता रही हैं, वो हो चाहे आप भी क्यों ना हो, समझाएं पहले, प्रेम से बात करें। जब ना समझें, कठोरता से बात करें। मैं तो सीधा कहता हूँ कठोरता से करें। जबकि मैं इस ये जो सेकंड ऑप्शन आपको बता रहा हूँ ना, मैं कभी इसके पक्ष में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल कठोर हो जाएं और अच्छे से बात करें घर वालों से। ठीक है बिटिया। जी। और अभी मैं अपनी समीक्षा का अंत करना चाहूंगी। जी। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि मेरी कमी बताइए, तो आपकी अच्छाई इतनी है कि हमें आपकी कमी दिखती नहीं, और हमारी कमियां इतनी है कि हमें आपकी अच्छाई नहीं दिख पाती। तो अभी तो हमें पहले आपसे सीखना ही है, तो फिर हम कमी तब निकालेंगे। धन्यवाद। हाँ, चलिए ठीक है, ये भी आपकी उदारता है।
पर मैं फिर भी कहूँगा कि आप धीरे-धीरे कमियाँ भी ढूँढना शुरू करेंगे, तो उसमें भी आपका ही निखार आए आपका आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। कमियाँ केवल कमी के लिए नहीं निकाली जाती, कमी इसलिए कि सामने वाले व्यक्ति का सुधार हो, इसलिए ढूँढी जाती हैं कमियाँ। तो आप लोगों ने जितनी सुंदर-सुंदर समीक्षाएँ की, मैं सबका ध्यान रखूँगा और बेहतर मैं कर सकूँ इसके लिए प्रयास करूँगा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, बस एक बात छूट गई थी, अगले 5 मिनट में उस बात को कर लेते हैं। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल आज देना भूल गया, मैं बस उसको पूरा करके फिर आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। आज से लगभग 7-8 दिन पहले की बात है, बस 7-8 दिन पहले की बात। बिहार में एक युवक हैं, उनका नाम है रजनीश। रजनीश, आप नाम ध्यान रखिएगा, रजनीश आर्य नाम है उनका। बिहार में रहते हैं, मुझसे काफ़ी समय से परिचित हैं। बीच बीच में कई बार उनके मैसेज आते हैं, कॉल भी आता है और कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी इधर उधर के प्रश्न आते हैं उनके शास्त्रों को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के। तो अभी वो मुझसे कई दिन से कह रहे थे कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आपको समय मिले तो बताइएगा। अब मैं बहुत व्यस्त रहा तो बात नहीं कर पाया। एक दिन उन्होंने मैसेज डाला मेरे पास, उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में पता चला है, यानी उन्होंने जांच कराई अपने शरीर की तो पता चला उन्हें कैंसर है। और उनकी आयु पता है कितनी है? 19 साल, केवल 19 साल आयु, कैंसर है। अब मेरे कान खड़े हो गए एकदम से, मैंने तुरंत उनसे बात की एकदम से। तो उन्होंने बताया कि 19 साल में कैंसर होना उनके लिए एकदम शॉकिंग जैसा था, यानी भौचक्के के रह गए वो। आश्चर्य हुआ उनको। उनके परिवार में किसी को नहीं, यानी ये जेनेटिक बीमारी नहीं है उनको, अभी हुआ है, उनके साथ ही ऐसा हुआ। तो हुआ कैसे, गले में है थायराइड ग्रंथियां जो हैं, उनमें वो पता नहीं क्या है, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं वो तकनीकी चीज़ें क्या हैं, लेकिन उनके गले में वो कैंसर है। तो उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर को उनका ऑपरेशन होना है। और वो थायराइड ग्रंथियां एक राइट हैंड साइड में होती है गले में, एक लेफ्ट हैंड साइड में होती है, वो निकालनी पड़ेंगी। और तब उनका ये ऑपरेशन से ही होगा। और ऑपरेशन बड़ा क्रिटिकल होता है, उसमें संभावना ये भी रहती है कि व्यक्ति अ, के साथ मुश्किलें हो सकती हैं, हो सकता है जीवन भी ना रहे, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो उन्होंने फ़ोन पे मुझसे ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नित्य नहीं है, अनित्य है, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं अपने मन के भीतर से डर को निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? आप मुझे उपाय बताइए। मेरा ऑपरेशन 13 अक्टूबर को है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अ, ऑपरेशन के 8 दिन बाद, यदि ऑपरेशन सफल रहा तो उसके 8 दिन बाद एक ऐसी दवाई दी जाएगी जो कैंसर सेल्स को मारेगी। और वो दवाई इतनी खतरनाक होती है कि हर कोई व्यक्ति उसको झेल नहीं पाता। तो अब मेरे सामने वो भी एक चैलेंज है, यदि मैं नहीं झेल पाया तो वहाँ भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा संकट है। मैं क्या करूँ? ये डर जा नहीं रहा है भीतर से। तो अब अचानक से कोई व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन करे तो क्या उत्तर दें उसको, कैसे सँभालें, कैसे समझाएँ? तो मैंने उनको समझाया कि देखिए ये जो डर है ना, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, होता ही है, सबको होता है। भाई जब दिख रहा है कि सामने खतरा है हमारे जीवन को, मृत्यु आ सकती है, तो सबको डर लगता है। कोई कितना भी बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी हो, डर सबको लगता है। तो आपको भी जो लग रहा है ये भी नेचुरल है और प्राकृतिक है, होता है। इसके लिए ज़्यादा चिंता ना करें। डर है, डर इसीलिए इसी चीज़ के लिए ताकि आप जिएँ, ताकि आप इसके लिए और प्रयास करें, हाथ-पैर मारें। और ये डर होना अच्छी बात भी है। ऐसा नहीं कि ये जो मृत्यु का डर हमारे भीतर होता है ये हमेशा खराब ही होता है, अच्छा भी होता है। इसीलिए व्यक्ति जीने का प्रयास करता है, इसीलिए उन सब चीज़ों को हटाता है जो उसका जीवन समाप्त कर सकती हैं। तो अब ऐसे में उनको मैंने बताया कि बस मन को मजबूत करें अपने को। मन को बार-बार ये समझाएँ कि ऑपरेशन सफल होगा, ऑपरेशन सफल होगा। ये बिल्कुल नकारात्मक विचार आने ही ना दें कि मर जाऊँगा, क्या होगा, शरीर तो नहीं छूट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ऑपरेशन अ, विफल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अ, डॉक्टर जवाब दे दें, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वहीं काम ही खत्म हो जाए मेरा शरीर झेल ही ना पाए दवाइयों को। ये सोचिए ही मत इन चीज़ों को बिल्कुल भी, केवल एक चीज़ सोचनी है, ऑपरेशन सफल होगा, मैं फिर से लौट कर आऊँगा, मेरा नया जन्म होगा और निश्चित रूप से मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा यहाँ से। इस कैंसर से मैं लड़ूँगा, पूरी ताकत से लड़ूँगा, मेरे भीतर बहुत सामर्थ्य है, परमात्मा ने मेरे को बहुत शक्तियाँ दी हुई हैं, मेरा मन बहुत ताकतवर है। बस इतना-इतना, ऐसा-ऐसा पॉजिटिव-पॉजिटिव सोचना है
वो नकारात्मक एक भी चीज़ नहीं आने देनी। ये मैंने उन्हें बताया। आज के क्या दिन है? आज 14 अक्टूबर है, यानी 13 अक्टूबर जो कल का दिन गया है, सोमवार का, कल उनका ऑपरेशन था, दोपहर 11 से 12 बजे के बीच। और सुबह के समय लगभग 7-8 बजे के करीब उनका मैसेज आया। उन्होंने मुझे बताया कि आचार्य जी, आज मेरा ऑपरेशन है, मुझे जाना है, मैं इस समय एम्स में हूँ, एडमिट होने ही वाला हूँ। तो मैंने कहा मस्त होके जाइए एकदम प्रसन्न मन से, बस एक ध्यान रखिए कि निश्चित रूप से आज एक जीवन की नई शुरुआत करके यहाँ से निकलूंगा मैं, नया जीवन यहाँ से शुरू होगा, पुनर्जन्म मेरा होने वाला है और जीवन को बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना है। जीवन में बहुत लक्ष्य हैं, बहुत बड़े काम करने हैं, ये तो पहला पड़ाव है, ये पार हो जाएगा, पहली मुश्किल है। और 19 साल का एक लड़का, केवल 19 साल उनकी आयु है, और ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद लगभग 1-2 बजे उनका मैसेज आया कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। क्या बोला उन्होंने? मेरा पुनर्जन्म हुआ है, रीबर्थ, और मैं एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो मेरी फिर उनसे रात में बात हुई कल, है ना, रात में लगभग पौने 11 बजे। तो पता है उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात लिखी जो आप लोगों को सीखनी चाहिए और आज के इस टॉपिक से रेलिवेंट है। उन्होंने पता है क्या कहा? जब वो जा रहे थे अंदर, मतलब जिस समय ऑपरेशन थिएटर में थे वो, तो उस समय वो क्या सोच रहे थे, मैं आपको उन्हीं के शब्दों में बताता हूँ। उन्होंने लिखा, मैंने ये सोचा कि हे ईश्वर, चूंकि आप सर्वज्ञ हैं और आपको ये भी पता होगा कि यदि मेरा ये शरीर इस आत्मा को और अधिक वर्षों तक अ, संभाल सकता है, तो कृपा करके मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा दीजिए। यानी वो कह रहे हैं कि हे परमात्मा, यदि आपको लगता है कि मेरा आत्मा इस शरीर को संभाल पाएगा या शरीर आत्मा को संभाल पाएगा, तो आप मेरे ऑपरेशन को सफल करवाइए। और मुझे ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे फिर से ठीक कर दीजिए, इसका मतलब ये है। और यदि आपको ये लगता है, हे परमेश्वर, आपको ये लगता है कि मेरा शरीर आत्मा को नहीं संभाल सकता या आत्मा शरीर को नहीं संभाल सकता, तो फिर हाँ, ये शरीर बेजान हो गया है, तो आप मुझे नया शरीर भी देंगे और वो भी मुझे तहे दिल से स्वीकार्य है। अब सब आपके हाथ में है। यानी यदि आपको लगता है कि मेरा ये शरीर अब ठीक नहीं हो पाएगा, आत्मा के योग्य नहीं है, तो फिर आप नया शरीर तो मुझे दे ही देंगे। ये उनके ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले के विचार थे जो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। आप सोच रहे हैं 19 साल का एक लड़का जो अभी 20 में पहुंचा भी नहीं है, पूरी तरह से युवा भी नहीं हुआ है, अभी किशोर ही है, किशोर अवस्था है, और वो इतनी गहरी बातें ध्यान में कर रहा है ईश्वर से, और पूरी जी विशा के साथ, पूरी जीने की इच्छा के साथ ऑपरेशन थिएटर में गया, ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, मस्त है एकदम, धूमधाम से। और वहां से आने के बाद में ना, अब ये चेक किया उन्होंने कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मेरी आवाज ठीक से निकल पा रही है, क्योंकि गले का मामला है, गले में वो था, थायराइड ग्रंथियां निकाल दी गई हैं उनकी। तो क्या आवाज पहले जैसी नॉर्मल है, आवाज में परिवर्तन है, आवाज चली तो नहीं गई? कई बार ये खतरा होता है कि आवाज ना चली गई हो। सबसे पहला पता है काम उन्होंने क्या किया? वहां से आने के बाद में अपना फोन निकाला, वहां पर उन्होंने गायत्री मंत्र रिकॉर्ड किया, और वो गायत्री मंत्र उन्होंने मुझे भेजा कि देखना, ये मेरी आवाज थी ऑपरेशन थिएटर से आने के ठीक बाद, यानी ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद। क्या मेरी आवाज ठीक है? तो मैंने कहा आवाज तो आपकी पहले जैसी ही है, यानी एकदम शानदार है, बहुत बढ़िया है, एकदम स्वस्थ हैं, धूमधाम से जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन हुआ है बस अभी। जी विशा हो, जीने की इच्छा हो, मन मजबूत हो, परमात्मा पे विश्वास हो, खुद पर विश्वास हो, तो क्या चिंता, क्यों जीवन खत्म करना बेकार में? फिजूल की बातें हैं, बेकार की कायरता की बातें हैं जीवन को खत्म करना। हजारों रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल आज की बातचीत में रह गया था, क्षमा कीजिएगा कि मैं उस समय फ्लो में नहीं बता पाया, लेकिन अभी मैंने आपके सामने रखा। आप सब लोगों ने मेरी सभी बातों को बड़े ध्यान से सुना, मेरी बहुत अच्छे से समीक्षा की। जिन बातों को आपने बताया मैं उनको और बेहतर करूंगा, और यदि कोई कमियां दिखें, भविष्य में भी दिखें, तो आप बताइएगा, मैं उन सबके लिए सदैव तैयार रहूंगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद, परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद।
और आज की इस वीडियो को दोनों चैनल्स पर अपलोड करेंगे ताकि बाकी लोग भी इसको सुन सकें। ठीक है, और हाँ, जिसको आप योग्य समझें आप उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग यूट्यूब पर भी सुनेंगे मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जिसको भी अनुकूल समझें, आपके संपर्क में ऐसे कोई लोग हों जो जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जिनको जीने की इच्छा नहीं करती, जिनको लगता है कि अब जीवन को आगे बढ़ाना संभव नहीं है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, जीवन खत्म जैसा लगता है, जीवन अर्थहीन हो चुका है, जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं बचा है, तो उन लोगों को आप ये वीडियो भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। ओम।